नदीम मलिक साहब हमको ज्वाइन कर चुके। नदीम साहब, ये तफसीली फैसले के बाद में मामला उलझा सुलझा, बात वहीं पहुंच गई जहां से चली थी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो अभी पूरा 70 सफ़हात हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी, क्योंकि रिलीज हुआ है। इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा इस पे तबसरा आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो 8 जज साहिबान ने, जस्टिस मंसूर अली शाह जो 26 अक्टूबर को अगर कोई कवानीन चेंज नहीं होते तो पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे, वो बड़ा क्लियरली एक हुक्मनामा जारी कर रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो आजाद अरकान है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और उसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन को हदायत है कि वो इसका नोटिफिकेशन जारी करे। उन्होंने इसके ऊपर कोई इबहाम वाली गुंजाइश आपने पहले शॉर्ट ऑर्डर में भी नहीं छोड़ी थी। फिर जो उन्होंने 8 सफ़हात का वजाहती हुक्मनामा दिया था उसके अंदर उसको दोबारा से इंडोर्स करते हुए अपने पहले फैसले को इलेक्शन कमीशन को कहा था कि ये ऑलरेडी रुकन है तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ के मतलब कहा कि वो एक सियासी जमात थी, है और रहेगी। तो अब अपने तफसीली फैसले के अंदर उसको उन्होंने रीअसर्ट किया है और कुछ उन्होंने मेरे ख्याल में जो इख्तिलाफी नोट तफसीली फैसला आने से पहले जारी हो गए हैं उसके ऊपर अपनी राय दी है। वो पूरी मैं तफसील पढ़ लूं तो फिर मैं उसके ऊपर भी आपको बता सकता हूं। साहिबान जिन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया था उनके मुताल्लिक उन्होंने क्या बोला जी। और नदीम साहब, ये जो अब ईसीपी का इजलास है और जो दीगर सियासी मामलात हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? वो पहले ही ईसीपी बैठ चुके हैं कोई 3 से 4 बार और नतीजा कोई नहीं निकला था। अभी भी एक मीटिंग है, मेरे ख्याल में चौथी मीटिंग है ये। देखिए, एक इशू है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट का आप ऑर्डर देखें जो आज 70 सफ़हात उन्होंने जारी किए हैं, तो उसके अंदर उन्होंने फहरिस्तें पूरी छाप दी हैं कि ये कौन सी पार्टी से आजाद जीता था और किस पार्टी का इसको रुकन होना चाहिए। उसके बाद उसमें एम्बिगुटी नहीं रहती। एम्बिगुटी तब होती है, इबहाम तब होता है कि उस हुक्मनामे के अंदर कोई गुंजाइश रह गई हो कि तहरीक इंसाफ पता नहीं सियासी जमात है कि नहीं, ये लोग पता नहीं तहरीक इंसाफ के हैं कि नून लीग के हैं या इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामे के अंदर लिख रही है कि पीटीआई एक पोलिटिकल पार्टी है और ये सारे लोग उस जमात से बिलोंग करते हैं और ईसीपी को कहा गया है कि उसका नोटिफिकेशन जारी करे। एम्बिगुटी नहीं है यहाँ पर। एक अदारा जाती तसादुम है, इंस्टीट्यूशनल क्लैश जिसको हम बोलते हैं। तीन अदारों का टकराव है। एक तरफ आपकी एग्जीक्यूटिव है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और इस टकराव में अगर कहें कि फैसले से कमी आ जाएगी तो वो मेरा ख्याल है नहीं आएगी। फैसले से हो सकता है कुछ चीजें क्लैरिफाई फर्दर हो जाए, लेकिन ये तनाव वाली कैफियत, ये टकराव वाली कैफियत मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में कंटिन्यू करती हुई हमें नजर आएगी, खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी। और जो बिलखुसूस सियासी मामलात हैं, एक जलसा पीटीआई ने कर दिया, मैं बिल्कुल मिला नहीं रही इन दोनों मामलात को, ऐसे ही एक रेफरेंस दे रही हूं मैं नदीम साहब कि एक तरफ पीटीआई जलसा कर देती है, दूसरी तरफ वजीर आजम ये कह देते हैं कि हम मेहनत करेंगे, हम काम करेंगे, हम जलसे नहीं करेंगे, ये वादे पूरे करने का वक्त है। ऐसे में कोई सियासी मामला आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? टेम्परेचर कहीं ऐसा लगता है कि ठंडे पड़ रहे थे, आगे ऐसा दिखाई देता है आपको? नहीं, अभी 3-4 माह अभी ये तनाव वाले हैं बहुत ज्यादा शदीद किस्म के, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज हुकूमत लाना चाहती है या तो उसके लिए एक अक्रॉस द पार्टी लाइन कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें जिसमें पीटीआई का बड़ा किरदार होगा और साथ मौलाना फजल रहमान का। अगर ये दोनों एक पेज पे आ जाते हैं, कुछ ऐसी तरमीम है जिसके ऊपर इनका इत्तेफाक राय मौजूद है, कुछ ऐसे इशूज हैं जिसपे ऊपर इख्तिलाफ राय है, हुकूमत उससे पीछे हट जाए, तो फिर तो होगा कि तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड आ जाएंगी, फिर तो वो मामला डूएबल हो जाएगा। लेकिन उसके बगैर हुकूमत अगर आईनी तरमीम की कोशिश करे, जो अभी कोशिशें की जा रही थी कि 41 मेंबर्स जो पीटीआई के अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई नहीं किए, तो उनके वोट हासिल करके ये तरमीम कर ली जाए, क्योंकि 2/3 उनके पास नहीं है, न सेनेट में है न कौमी असेंबली में है। तो वो एक ऐसी मुतनाज़ा सूरत हाल है और अब तफसीली फैसले के बाद उसमें तनाज़े में इजाफा हुआ है, कमी नहीं आएगी, क्योंकि ऑर्डर तो यह है कि ये सारे मेंबर्स पीटीआई हैं। तो अब ये एक मुश्किल है हुकूमत के लिए भी और ईसीपी के लिए भी। जी ठीक, नदीम साहब साथ ही मौजूद रहेगा। मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब समा को वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं इस हवाले से जो एक एनालिसिस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, यकीनन गुफ्तगू आप भी सुन रहे होंगे कि एक इंस्टीट्यूशन क्लैश मालूम हो रहा है इस तफसीली फैसले के बाद, क्या कॉमेंट करेंगे मुनीफ साहब? जी बिल्कुल, बात दुरुस्त है आपकी कि ये इंस्टीट्यूशनल क्लैश है और इसमें सिर्फ अब इजाफा होगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कमी नहीं होगी। और इस जजमेंट के अंदर भी आपको वाज़ेह तौर पर ये लगेगा और लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने भी खफगी और गुस्से का इजहार ही किया है फैसले को लिखते हुए। अलबत्ता जो तावील उन्होंने पेश की है, जो वो मेजॉरिटी ओपिनियन है और काबिल अमल भी वही है और सब के ऊपर जिम्मेदारी भी है कि उसको उस पर अमल किया जाए। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इस पर अमल हो नहीं रहा और अमल होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। तो जहाँ ऐसी सूरत हाल हो वहां तो फिर लड़ाई है और लड़ाई के नतीजे में फिर एक तलखी भी पैदा होती है
इदारों के माबैन और मसाइल भी बेशुमार जन्म लेते हैं। तो कोई अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तान की सियासत के लिए। पाकिस्तान के अंदर कौमी जो एक इत्तेफाक राय पैदा होना चाहिए मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, उस हवाले से ये लड़ाई तो आगे मजीद तल्ख होती नजर आ रही है। और इस फैसले पर भी तफसीली फैसला आने के बावजूद भी कोई अमल दरामद नहीं। और अभी नदीम साहब भी साथ हैं, तो वो ये कह रहे थे मुनीब साहब के अगले 3 से 4 माह तलातुम ही तलातुम है, क्योंकि ये इंतशार भी कानूनी मामलात का अपनी जगह रहेगा और सियासी मामलात भी इसी तरह से चलेंगे। आपको भी ऐसे ही लगता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। नदीम अली साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और ऐसा ही होगा। और इस में आपको चंद निहायत ही नाखुशगवार लम्हात का भी सामना हो सकता है, जहां पर बाकायदा तौर पर इदारे ये कहें कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और दूसरी तरफ से भी जवाब उसी जोर से आएगा कि आपके फैसलों के अंदर सियासत की बू आती है, इसलिए इन पर अमल दरामद करना रियासत के हक पे नहीं है। लिहाजा ये एक ऐसी लड़ाई है जो कि अपने शायद फैसला कुन मरहले में भी दाखिल हो चुकी है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए। और मेरे ख्याल में डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। और जो हुकूमत का तासुर है वो ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं वो बहुत ज्यादा टिल्टेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। वो जज डिस्पेंस नहीं कर रहे, जस्टिस डिस्पेंस नहीं कर रहे, बल्कि एक सियासी जमात को फायदा दे रहे हैं। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, इसीलिए फिर बहुत सी चीजों पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। ठीक, बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है जिस तरीके से मुनीब साहब भी कह रहे थे। तो एक यकीनी तौर पर इम्पोर्टेंट डिसीजन भी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे साथ मौजूद है सुहेल रशीद। हम अपने तज्ज़ियाकारों की जानिब पे आएंगे। सुहेल रशीद से 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको तहरीर किया। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। पीटीआई का ये दावत था कि आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार ही थे। अब ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। आजाद उम्मीदवारों की कामयाबी के सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। तफसीली फैसले में यह दर्ज है। बिल्कुल, हाफिज एहसान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। हाफिज साहब, आपने इससे पहले अपनी गुफ्तगू में बड़ी ही मुफस्सिल अंदाज में पूरी टाइमलाइन बयान की और साथ साथ कुछ सेक्शंस का, आर्टिकल्स का भी हवाला दिया। आप क्या समझते हैं, चूंकि ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का मामला है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जानना चाहेंगे कि इसके आगे लीगल प्रोसीडिंग्स किस तरह से होंगी? ये मामला कितना सुलझता है, पेचीदा होता नजर आ रहा है? देखें, इसके अंदर बड़ा वाज़ेह अब 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो 12 जुलाई का ऑर्डर था वो कंक्लूसिव ऑर्डर नहीं था। दूसरा ये है कि जो 12 जुलाई की प्रोसीडिंग्स थी उसके अंदर पीटीआई जो थी ना उस प्रोसेस का हिस्सा थी, ना उन्होंने कोई पिटीशन फाइल की, ना उन्होंने इम्पीचमेंट के ऊपर गए, और ना ही किसी स्टेज के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को चैलेंज किया। और स्टेट वे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग जो है उनके मुतालिक एक ऑर्डर जारी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिन 2 एरियाज के अंदर जा रही है, एक वो जा रही है आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका आर्टिकल 175 है। अगर आर्टिकल 175 सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार ही नहीं देता, जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ उसे जुरिसडिक्शन नहीं देता, तो आर्टिकल 187 की जो इंटरप्रिटेशन है या इम्प्लीमेंटेशन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल जो है वो सब्सटेंस बनती नहीं है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि आर्टिकल 17 या आर्टिकल उसके बाद ये है कि 51 या आर्टिकल 106 जो है, अगर इन सारों को इकट्ठा पढ़ा जाए तो उसके अंदर बुनियादी तौर पर ये चीज बात बनती है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसने इलेक्शन सिंबल के ऊपर निशान लड़ा हो और इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट मौजूद हो और उसने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो है इन रिजर्व सीट के मुतालिक अपने इलेक्शन कैंडिडेट्स किए हो, उनकी स्क्रूटनी हो, उसको आर्टिकल 51 के अंदर जाया जाता है। तो सुप्रीम साथ रहिए